ये कहानी वयस्कता के मनोविज्ञान पर आधारित है। एक ऐसे बच्चे की भावनाओं को चित्रित किया गया है जो कामोत्तेजना की दहलीज पर कदम रख रहा है और वह अपने अंदर होने वाले बदलाव को महसूस तो कर रहा है मगर समझ नहीं पा रहा है। त्रासदी ये है कि उसकी भावनाओं को सही दिशा देने वाला कोई नहीं है। वो जब स्कूल की तरफ रवाना हुआ तो उसने रास्ते में एक कसाई देखा जिसके सर पर एक बहुत बड़ा टोकरा था। उस टोकरे में 2 ताजा ज़ब्ह किए हुए बकरे थे, खालें उतरी हुई थी और उनके नंगे गोश्त में से धुआं उठ रहा था। जगह जगह पर ये गोश्त जिसको देखकर मसूद के ठंडे गालों पर गर्मी की लहरें सी दौड़ जाती थी, फड़क रहा था जैसे कभी कभी उसकी आंख फड़का करती थी। उस वक्त 9:15 बजे होंगे मगर झुके हुए खाकसतरी बादलों के बायस ऐसा मालूम होता था कि बहुत सवेरा है। सर्दी में शिद्दत नहीं थी, लेकिन राह चलते आदमियों के मुंह से गर्म गर्म समावार की टोंटियों की तरह गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। हर शय बोझल दिखाई देती थी जैसे बादलों के वजन के नीचे दबी हुई है। मौसम कुछ ऐसी ही कैफियत का हामिल था जो रबड़ के जूते पहनकर चलने से पैदा होती हो। इसके बावजूद कि बाजार में लोगों की आमद और रफ्त जारी थी और दुकानों में जिंदगी के आसार पैदा हो चुके थे, आवाजें मध्यम थी, जैसे सरगोशियां हो रही हैं, चुपके चुपके धीरे धीरे बातें हो रही हैं, हौले हौले लोग कदम उठा रहे हैं कि ज्यादा ऊंची आवाज पैदा न हो। मसूद बगल में बस्ता दबाए स्कूल जा रहा था। आज उसकी चाल भी सुस्त थी। जब उसने बेखाल के ताजा ज़ब्ह किए हुए बकरों के गोश्त से सफेद सफेद धुआं उठता देखा तो उसे राहत महसूस हुई। उस धुएं ने उसके ठंडे ठंडे गालों पर गर्म गर्म लकीरों का एक जाल सा बुन दिया। उस गर्मी ने उसे राहत पहुंचाई और वो सोचने लगा कि सर्दियों में ठंडे यख हाथों पर बेत खाने के बाद अगर ये धुआं मिल जाया करे तो कितना अच्छा हो। फिजा में उजलापन नहीं था, रोशनी थी मगर धुंधली। कोहर की एक पतली सी तह हर शय पर चढ़ी हुई थी जिससे फिजा में गदलापन पैदा हो गया था। ये गदलापन आंखों को अच्छा मालूम होता था इसलिए कि नजर आने वाली चीजों की नोक पलक कुछ मध्यम पड़ गई थी। मसूद जब स्कूल पहुंचा तो उसे अपने साथियों से ये मालूम करके कतई तौर पर खुशी न हुई कि स्कूल सिकंदर साहब की मौत के बाइस बंद कर दिया गया है। सब लड़के खुश थे जिसका सबूत ये था कि वो अपने बस्ते एक जगह पर रखकर स्कूल के सहन में उटपटांग खेलों में मशगूल थे। कुछ छुट्टी का पता मालूम करते ही घर चले गए। कुछ आ रहे थे और कुछ नोटिस बोर्ड के पास जमा थे और बार बार एक ही इबारत पढ़ रहे थे। मसूद ने जब सुना कि सिकंदर साहब मर गए हैं तो उसे बिल्कुल अफसोस न हुआ। उसका दिल जज्बात से बिल्कुल खाली था। अलबत्ता उसने ये जरूर सोचा कि पिछले बरस जब उसके दादा जान का इंतकाल इन्हीं दिनों में हुआ तो उनका जनाजा ले जाने में बड़ी दिक्कत हुई थी इसलिए कि बारिश शुरू हो गई थी। वो भी जनाजे के साथ गया था और कब्रिस्तान में चिकनी कीचड़ के बाइस ऐसा फिसला था कि खुदी हुई कब्र में गिरते गिरते बचा था। ये सब बातें उसको अच्छी तरह याद थी। सर्दी की शिद्दत, उसके कीचड़ से लथपथ कपड़े, सूखी माइल नीले हाथ जिनको दबाने से सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते थे, नागजू की बर्फ की डली मालूम होती थी और फिर आकर हाथ पांव धोने और कपड़े बदलने का मरहला। ये सब कुछ उसको अच्छी तरह याद था। चुनांचे जब उसने सिकंदर साहब की मौत की खबर सुनी तो उसे ये बीती हुई बातें याद आ गईं और उसने सोचा जब सिकंदर साहब का जनाजा उठेगा तो बारिश शुरू हो जाएगी और कब्रिस्तान में इतनी कीचड़ हो जाएगी कि कई लोग फिसलेंगे और उनको ऐसी चोटें आएंगी कि बिलबिला उठेंगे। मसूद ने ये खबर सुनकर सीधा अपने कमरे का रुख किया। कमरे में पहुंचकर उसने अपने डेस्क का ताला खोला, 2-3 किताबें जो कि उसे दूसरे रोज फिर लाना थी उसमें रखी और बाकी बस्ता उठाकर घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसने फिर वही 2 ताजा ज़ब्ह किए हुए बकरे देखे। उनमें से एक को अब कसाई ने लटका दिया था, दूसरा तख्ते पर पड़ा था। जब मसूद दुकान पर से गुजरा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो गोश्त को जिसमें से धुआं उठ रहा था छू कर देखे। चुनांचे आगे बढ़कर उसने उंगली से बकरे के उस हिस्से को छूकर देखा जो अभी तक फड़क रहा था। गोश्त गर्म था। मसूद की ठंडी उंगली को ये हरारत बहुत भली मालूम हुई। कसाई दुकान के अंदर छुरियां तेज करने में मसरूफ था। चुनांचे मसूद ने एक बार फिर गोश्त को छूकर देखा और वहां से चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने जब अपनी माँ को सिकंदर साहब की मौत की खबर सुनाई तो उसे मालूम हुआ कि उसके अब्बा जी उन्हीं के जनाजे के साथ गए हैं।
अब घर में सिर्फ 2 आदमी थे, माँ और बड़ी बहन। माँ बावर्ची खाना में बैठी सालन पका रही थी और बड़ी बहन कुलसुम पास ही एक कांगड़ी लिए दरबारी की सरगम याद कर रही थी। चूंकि गली के दूसरे लड़के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, जिस पर इस्लामिया स्कूल के सिकंदर की मौत का कुछ असर नहीं पड़ा था, इसलिए मसूद ने खुद को बिल्कुल बेकार महसूस किया। स्कूल का कोई काम भी नहीं था। छठी जमात में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो घर में अपने अब्बा जी से पढ़ चुका था। खेलने के लिए भी उसके पास कोई चीज न थी। एक मैला कुचेला ताश ताक में पड़ा था, मगर उससे मसूद को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लूडो और इसी किस्म के दूसरे खेल जो उसकी बड़ी बहन अपनी सहेलियों के साथ हर रोज खेलती थी, उसकी समझ से बालातर थे। समझ से बालातर यूं थे कि मसूद ने कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसको फितरतन ऐसे खेलों से कोई लगाव नहीं था। बस्ता अपनी जगह पर रखने और कोट उतारने के बाद वो बावर्ची खाने में अपनी माँ के पास बैठ गया और दरबारी की सरगम सुनता रहा, जिसमें कई दफा सारे गामा आता था। उसकी माँ पालक काट रही थी। पालक काटने के बाद उसने सब्ज पत्तों का गीला गीला ढेर उठाकर हंडिया में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब पालक को आंच लगी तो उसमें से सफेद सफेद धुआं उठने लगा। उस धुएं को देखकर मसूद को बकरे का गोश्त याद आ गया। चुनांचे उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, आज मैंने कसाई की दुकान पर 2 बकरे देखे। खाल उतरी हुई थी और उनमें से धुआं निकल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि सुबह सवेरे मेरे मुंह से निकला करता है। अच्छा, ये कहकर उसकी माँ चूल्हे में लकड़ियों के कोयले झाड़ने लगी। हाँ, और मैंने गोश्त को अपनी उंगली से छू कर देखा तो वो गर्म था। हाँ, और मैंने गोश्त को अपनी उंगली से छू कर देखा तो वो गर्म था। अच्छा, ये कहकर उसकी माँ ने वो बर्तन उठाया जिसमें उसने पालक का साग धोया था और बावर्ची खाना से बाहर चली गई। और ये गोश्त कई जगह पर फड़कता भी था। अच्छा, मसूद की बड़ी बहन ने दरबारी सरगम याद करना छोड़ दी और उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। कैसे फड़कता था? यूं यूं। मसूद ने उंगलियों से फड़कन पैदा करके अपनी बहन को दिखाए। तो फिर क्या हुआ? ये सवाल कुलसुम ने अपने सरगम भरे दिमाग से कुछ इस तौर पर निकाला कि मसूद एक लहजे के लिए बिल्कुल खाली उस जहन हो गया। फिर क्या होना था? मैंने तो ऐसे ही आपसे बात की थी कि कसाई की दुकान पर गोश्त फड़क रहा था। मैंने उंगली से छू कर भी देखा था, गर्म था। गर्म था। अच्छा मसूद, ये बताओ, तुम मेरा एक काम करोगे? बताए? आओ, मेरे साथ आओ। नहीं, आप पहले बताए, काम क्या है? तुम आओ तो सही मेरे साथ। जी नहीं, आप पहले काम बताए। देखो, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं पलंग पर लेटी हूँ, तुम जरा पाँव से दबा देना। अच्छे भाई जो हुए, अल्लाह की कसम बड़ा दर्द हो रहा है। ये कहकर मसूद की बहन ने अपनी कमर पर मुक्कियां मारना शुरू कर दी। ये आपकी कमर को क्या हो जाता है? जब देखो दर्द हो रहा है, और फिर आप दबवाती भी मुझी से हैं, क्यों नहीं अपनी सहेलियों से कहती? मसूद उठ खड़ा हुआ। चलिए, लेकिन ये आपसे कहे देता हूँ कि 10 मिनट से ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं दबाऊंगा। शाबाश, शाबाश। उसकी बहन उठ खड़ी हुई और सरगमों की कापी सामने ताक में रखकर उस कमरे की तरफ रवाना हुई जहां वो और मसूद दोनों सोते थे। सहन में पहुंचकर उसने अपनी दुखती हुई कमर सीधी की और ऊपर आसमान की तरफ देखा। मटियाले बादल झुके हुए थे। मसूद, आज जरूर बारिश होगी। ये कहकर उसने मसूद की तरफ देखा, मगर वो अंदर अपनी चारपाई पर लेटा था। जब कुलसुम अपने पलंग पर औंधे मुंह लेट गई तो मसूद ने उठकर घड़ी में वक्त देखा। देखिए बाजी, 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मैं पूरी 11 बजे आपकी कमर दाबना छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन तुम अब खुदा के लिए ज्यादा न खरे न बघारो। इधर मेरे पलंग पर आकर जल्दी कमर दबाओ, वरना याद रखो बड़े जोर से कान ठूंगी। कुलसुम ने मसूद को डांट पिलाई। मसूद ने अपनी बड़ी बहन के हुक्म की तामील की और दीवार का सहारा लेकर पांव से उसकी कमर दबाना शुरू कर दी। मसूद के वजन के नीचे कुलसुम की चौड़ी चकली कमर में खफीफ सा झुकाव पैदा हो गया। जब उसने पैरों से दबाना शुरू किया, ठीक उसी तरह जिस तरह मजदूर मिट्टी गूंदते हैं, तो कुलसुम ने मजा लेने की खातिर हौले हौले हाय हाय करना शुरू किया।
कुलसुम के कूल्हों पर गोश्त ज्यादा था। जब मसूद का पांव उस हिस्से पर पड़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो उस बकरे के गोश्त को दबा रहा है जो उसने कसाई की दुकान में अपनी उंगली से छूकर देखा था। इस एहसास ने चंद लम्हात के लिए उसके दिल और दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा किए जिनका कोई सर था न पैर। वो उनका मतलब न समझ सका और समझता भी कैसे, जबकि कोई ख्याल मुकम्मल नहीं था। एक दो बार मसूद ने ये भी महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे गोश्त के लोथड़ों में हरकत पैदा हुई है, उसी किस्म की हरकत जो उसने बकरे के गर्म गर्म गोश्त में देखी थी। उसने बड़ी बददिली से कमर दबाना शुरू की थी, मगर अब उसे इस काम में लज्जत महसूस होने लगी। उसके वजन के नीचे कुलसुम हौले हौले कराह रही थी। ये भींची भींची आवाज जो कि मसूद के पैरों की हरकत का साथ दे रही थी, इस गुमनाम सी लज्जत में इजाफा कर रही थी। टाइम पीस में 11 बज गए, मगर मसूद अपनी बहन कुलसुम की कमर दबाता रहा। जब कमर अच्छी तरह दबाई जा चुकी तो कुलसुम सीधी लेट गई और कहने लगी, शाबाश मसूद, शाबाश। लो अब लगे हाथों टांगे भी दबा दो, बिल्कुल उसी तरह। शाबाश मेरे भाई। मसूद ने दीवार का सहारा लेकर कुलसुम की रानों पर जब अपना पूरा वजन डाला तो उसके पांव के नीचे मछलियां सी तड़प गईं। बेइख्तियार वो हंस पड़ी और दोहरी हो गई। मसूद गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके तलवों में मछलियों की वो तड़प मुंजमद सी हो गई। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो फिर इसी तरह दीवार का सहारा लेकर अपनी बहन की रानें दबाए। चुनांचे उसने कहा, ये आपने हंसना क्यों शुरू कर दिया? सीधी लेट जाए, मैं आपकी टांगे दबा दूं। कुलसुम सीधी लेट गई। रानों की मछलियां इधर उधर होने के बाइस जो गुदगुदी पैदा हुई थी, उसका असर अभी तक उसके जिस्म में बाकी था। ना भाई, मेरे गुदगुदी होती है, तुम ऊटपटांग तरीके से दबाते हो। मसूद ने ख्याल किया कि शायद उसने गलत तरीका इस्तेमाल किया है। नहीं, अब की दफा मैं पूरा बोझ आप पर नहीं डालूंगा। आप इत्मीनान रखिए, अब ऐसी अच्छी तरह दबाऊंगा कि आपको कोई तकलीफ ना होगी। दीवार का सहारा लेकर मसूद ने अपने जिस्म को तोला और इस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता कुलसुम की रानों पर अपने पैर जमाए कि उसका आधा बोझ कहीं गायब हो गया। हौले हौले बड़ी होशियारी से उसने अपने पैर चलाने शुरू किए। कुलसुम की रानों में अकड़ी हुई मछलियां उसके पैरों के नीचे दब दब कर इधर उधर फिसलने लगी। मसूद ने एक बार स्कूल में तने हुए रिस्से पर एक बाजीगर को चलते देखा था। उसने सोचा कि बाजीगर के पैरों के नीचे तना हुआ रस्सा इसी तरह फिसलता होगा। इससे पहले कई बार उसने अपनी बहन कुलसुम की टांगें दबाई थी, मगर वो लज्जत जो कि उसे अब महसूस हो रही थी, पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बकरे के गर्म गर्म गोश्त का उसे बार बार ख्याल आता था। एक दो मर्तबा उसने सोचा, कुलसुम को अगर ज़ब्ह कर दिया जाए तो खाल उतर जाने पर क्या इसके गोश्त में से भी धुआं निकलेगा? लेकिन ऐसी बेहुदा बातें सोचने पर उसने अपने आप को मुजरिम महसूस किया और दिमाग को इस तरह साफ कर दिया जैसे वो स्लेट को स्पंज से साफ किया करता था। बस बस, कुलसुम थक गई। बस बस। मसूद को एकदम शरारत सूझी। वो पलंग पर से नीचे उतरने लगा तो उसने कुलसुम की दोनों बगलों में गुदगुदी करना शुरू कर दी। हंसी के मारे वो लोटपोट हो गई। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो मसूद के हाथों को परे झटक दे, लेकिन जब उसने इरादा करके उसके लात जमानी चाही तो मसूद उछलकर जद से बाहर हो गया और स्लीपर पहनकर कमरे से निकल गया। जब वो सहन में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बादल और भी झुकाए थे। पानी के नन्हे नन्हे कतरे आवाज पैदा किए बगैर सहन की ईंटों में आहिस्ता आहिस्ता जज्ब हो रहे थे। मसूद का जिस्म एक दिल नवाज हरारत महसूस कर रहा था। जब हवा का ठंडा ठंडा झोंका उसके गालों के साथ मज़ हुआ और दो तीन नन्ही नन्ही बूंदें उसकी नाक पर पड़ी तो एक झुरझुरी सी उसके बदन में लहरा उठी। सामने कोठे की दीवार पर एक कबूतर और कबूतरी पास पास पर फुलाए बैठे थे। ऐसा मालूम होता था कि दोनों दम पुख्त की हुई हंडिया की तरह गर्म हैं। गुलदाउदी और नाजबू के हरे हरे पत्ते ऊपर लाल लाल गमलों में नहा रहे थे। फिजा में नींदें घुली हुई थी, ऐसी नींदें जिनमें बेदारी ज्यादा होती है और इंसान के इर्द गिर्द नर्म नर्म ख्वाब यूं लिपट जाते हैं जैसे ऊनी कपड़े। मसूद ऐसी बातें सोचने लगा जिनका मतलब उसकी समझ में नहीं आता था।
वो उन बातों को छूकर देख सकता था मगर उनका मतलब उसकी गिरफ्त से बाहर था। फिर भी एक गुमनाम सा मजा इस सोच विचार में उसे आ रहा था। बारिश में कुछ देर खड़े रहने के बाइस जब मसूद के हाथ बिल्कुल यक हो गए और दबाने से उन पर सफेद धब्बे पड़ने लगे तो उसने मुट्ठियां कस ली और उनको मुंह की भाप से गर्म करना शुरू किया। हाथों को इस अमल से कुछ गर्मी तो पहुंची मगर वो नमालूद हो गए। चुनांचे आग तापने के लिए वो बावर्ची खाना में चला गया। खाना तैयार था। अभी उसने पहला लुकमा ही उठाया था कि उसका बाप कब्रिस्तान से वापस आ गया। बाप बेटे में कोई बात ना हुई। मसूद की माँ उठकर फौरन दूसरे कमरे में चली गई और वहां देर तक अपने खाविंद के साथ बातें करती रही। खाने से फारिग होकर मसूद बैठक में चला गया और खिड़की खोलकर फर्श पर लेट गया। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी क्योंकि अब हवा भी चल रही थी, मगर ये सर्दी नाखुशगवार मालूम नहीं होती थी। तालाब के पानी की तरह ये ऊपर ठंडी और अंदर गर्म थी। मसूद जब फर्श पर लेटा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस सर्दी के अंदर धंस जाए जहां उसके जिस्म को राहत अंगेज गर्मी पहुंचे। देर तक वो ऐसी शीर गर्म बातों के मुतल्लिक सोचता रहा जिसके बाइस उसके पुट्ठों में हल्की हल्की सी दुखन पैदा हो गई। एक दो बार उसने अंगड़ाई ली तो उसे मजा आया। तो उसके जिस्म के किसी हिस्से में, ये उसको मालूम नहीं था कि कहाँ, कोई चीज अटक सी गई थी। ये चीज क्या थी इसके मुतल्लिक भी मसूद को इल्म नहीं था। अलबत्ता इस इत्काब ने उसके सारे जिस्म में इज़्तिराब, एक दबे हुए इज़्तिराब की कैफियत पैदा कर दी थी। उसका सारा जिस्म खींचकर लंबा हो जाने का इरादा बन गया था। देर तक गुदगुदे कालीन पर करवटें बदलने के बाद वो उठा और बावर्ची खाना से होता हुआ सहन में आ निकला। न कोई बावर्ची खाना में था और न सहन में। इधर उधर जितने कमरे थे सबके सब बंद थे। बारिश अब रुक गई थी। मसूद ने हाकी और गेंद निकाली और सहन में खेलना शुरू कर दिया। एक बार जब उसने जोर से हिट लगाई तो गेंद सहन के दाएं हाथ वाले कमरे के दरवाजे पर लगी। अंदर से मसूद के बाप की आवाज आई, कौन? जी, मैं हूँ मसूद। अंदर से आवाज आई, क्या कर रहे हो? जी, खेल रहा हूँ। खेलो। फिर थोड़ी सी तवक्कुफ के बाद उसके बाप ने कहा, तुम्हारी माँ मेरा सर दबा रही है, ज्यादा शोर न मचाना। ये सुनकर मसूद ने गेंद वहीं पड़ी रहने दी और हाकी हाथ में लिए सामने वाले कमरे का रुख किया। उसका एक दरवाजा बंद था और दूसरा नीमवा। मसूद को एक शरारत सूझी। दबे पांव वो नीमवा दरवाजे की तरफ बढ़ा और धमाके के साथ दोनों पर खोल दिए। दो चीखें बुलंद हुई और कुलसुम और उसकी सहेली बिमला ने, जो कि पास पास लेटी थी, खौफजदा होकर झट से लिहाफ खोल लिया। बिमला के ब्लाउज के बटन खुले हुए थे और कुलसुम उसके उड़िया सीने को घूर रही थी। मसूद कुछ समझ न सका। उसके दिमाग में धुआं सा छा गया। वहां से उल्टे कदम लौटकर वो जब बैठक की तरफ रवाना हुआ तो उसे मरण अपने अंदर एक अथाह ताकत का एहसास हुआ जिसने कुछ देर के लिए उसकी सोचने समझने की कुव्वत बिल्कुल कमजोर कर दी। बैठक में खिड़की के पास बैठकर जब मसूद ने हाकी को दोनों हाथों से पकड़कर घुटने पर रखा तो ये सोचा कि हल्का सा दबाव डालने पर हाकी में खम पैदा हो जाएगा और ज्यादा जोर लगाने पर हैंडल चटाक से टूट जाएगा। उसने घुटने पर हाकी के हैंडल में खम तो पैदा कर लिया मगर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाने पर भी वो टूट न सका। देर तक वो हाकी के साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब वो थक कर हार गया तो झुंझला कर उसने हाकी परे फेंक दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।